तो नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में हनोई की सड़कों पर। आप देख रहे हैं वियतनाम ट्रैवल सीरीज और हम हैं इस वक्त हनोई में। जस्ट नाउ अभी हम टैक्सी से उतरे हैं। लास्ट व्लॉग में मार्केट जिसका नाम था जांग पांग जू करके कोई नाम था, और वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। बार्गेनिंग भाई नेक्स्ट लेवल होती है हनोई में। तो आपके पहले की सब व्लॉग्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो होटल है द बुटीक होटल है, पहली बात तो ये इसका नाम है द ब्लूम। रूम्स वगैरह पूरा वॉकराउंड दे रखा है, पूरा रिव्यू बना रखा है। फिलहाल अभी जाते हैं हम तो होटल में अंदर, एंड वी हैड ऑलरेडी विजिटेड नियर बाय प्लेसेस। ओके, सो 7th फ्लोर पे हमारा एयरबीएनबी या फिर आप बुटीक बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर बुटीक जो है वो रूम को, फ्लैट को ऐसा बोलते हैं। वो एग्जैक्टली सिर्फ एक रूम नहीं है, उसके अंदर 2 रूम, लिविंग रूम प्लस डाइनिंग स्पेस, किचन, सब चीजें हैं, तो इसलिए उसे बुटीक बोलते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपना लगेज उठाने और एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए आए हैं। इससे पहले का जो भी ब्लॉग्स हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लेना। फिलहाल अभी हम जल्दी से अपना लगेज वगैरह उठाते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। आज हमारी फ्लाइट है दानांग की। कौन सी एयरलाइन है, कैसा एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, यहाँ पर सब चीजें बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अच्छा, चेकआउट करने जा रहे हैं, नीचे जाते हैं। हमारा टैक्सी ड्राइवर वेट कर रहा है। इट्स ऑलरेडी बीन 11:09 हो रहा है भाई। 12 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। उसके बाद हमारी फ्लाइट है लगभग 2 बजे की, क्योंकि डोमेस्टिक में 2 घंटे पहले जाना होता है यहाँ पर, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हम वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। So we are actually checking out from our hotel, the Bloom। कल हमें जो गाड़ी लेनी हुई है हमारे एयरपोर्ट के लिए वो है इनोवा क्रिस्टा। भाई इसे कैसे भूल सकते हैं, इसे तो पूरी इंडिया इतना प्यार देती है, इतने यूनिट्स इसके हर महीने बिकते हैं। लेकिन फिलहाल पता है जो डिफरेंस है वो क्या है इसके अंदर, वो ये भी लेफ्ट ड्राइविंग सीट वाली है। स्टीयरिंग इसका फॉर्च्यूनर हम देख चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर है वो सब लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग ही है। और इसी वजह से यहाँ पर रोड्स में भी आपको चेंज मिलेगा। तो अगले 2-3 दिन हम वहीं पर गुजारने वाले हैं, पूरी सिटी एक्सप्लोर करेंगे। ट्रैवल सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। गाइस, आफ्टर जर्नी ऑफ 30 to 35 मिनट हम आ चुके हैं नोई बाई एयरपोर्ट टर्मिनल। तो फिलहाल यहाँ पर इंटरनेशनल के लिए पीछे निकल गया वो गेट जहाँ से हम एक्चुअल में आए थे, बट अब डोमेस्टिक जाना है तो अब ये दूसरे रास्ते से हमें लेकर के जाएंगे। शायद कोई नया टर्मिनल होगा। ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। Vietnam Airlines, Vietjet. वियतनाम एयरलाइन? नो 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 नो, ये है वियतजेट। यहाँ पर सेपरेट बने हुए हैं बाहर से ही, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइन के लिए। फिलहाल हम आ चुके हैं अंदर। इस तरीके का है कुछ हनोई एयरपोर्ट, एंड हमारी जो दिखा रहा है दानांग के लिए 11:11, दूसरी 12 बजे। लेट मी फर्स्ट चेक इन बजे। तो एक बार हम चेक इन करा लें, उसके बाद हम आराम से हनोई एयरपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये डोमेस्टिक है, इंडिया से यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब ना कस्टम और ना ही कोई कैटल वगैरह की दिक्कत आएगी। जिस तरीके से जिन्हें पता है कि हाँ मैं कैटल वगैरह यूज कर रहा था और कस्टम से बाहर से मतलब 2 एक्सपेंसिव लग्जरी गिफ्ट्स लेकर के आया था, उन सब चीज़ों में भी कोई दिक्कत नहीं आई। और तो वो एक बार जब इंडिया से पास हो गए तो अब यहाँ तो क्या ही दिक्कत आएगी, क्योंकि हम एक बार जब वियतनाम आ चुके हो और अब उनके टैक्स वगैरह भी निकल चुके हैं, उनकी पैकिंग भी खुल चुकी है, जस्ट क्योंकि अब वो एक बार यूज हो चुके हैं। मैंने अपने मम्मी पापा को दे दिए हैं वो दोनों ही गिफ्ट भी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी दिक्कत आएगी। क्यू काफी लंबी है और सिस्टमेटिक भी मुझे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि क्यू भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और यहाँ पर भी किसी पे ज्यादा, किसी काउंटर पे कम लोग हैं। बाकी लेट्स सी। हमने बैग्स कर दिए हैं चेक्ड इन, और चेक्ड इन बैगेज में यहाँ पर 20 kg ही अलाउड था पर पर्सन। और फिलहाल हमारा जो टोटल वेट हुआ वो 85 था, बट बिकॉज क्योंकि हम कैबिन बैगेज में काफी कम वेट कैरी कर रहे हैं, सभी के हाथ में जो बैग हैं वो सब चीजें मिला करके टोटल 5 kg हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ओके यू कैन गो, बट हाँ अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जितनी भी हमें शॉपिंग करनी है वो सब हम अपने हाथ में बैग लेकर के ही जा सकते हैं। सामने स्क्रीन देखो कितनी शानदार लग रही है हनोई के नोई बे एयरपोर्ट पर। 2:05 की फ्लाइट है एंड राइट नाउ जस्ट 12:16। तो ऑलरेडी हमने चेक इन कर रखा है। सिक्योरिटी चेक पूरा करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर अराइवल वाली साइड पे। हमें जाना है 7 नंबर गेट पे। अभी बज रहे हैं 12:42 और हमारी फ्लाइट है 2:05। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अभी पूरा 1.25 घंटा है। तो हम यहाँ पर आसपास आपको एयरपोर्ट देखेंगे भी और दिखाएंगे भी। फिलहाल भाई सिक्योरिटी चेक वाले मतलब कहा जाता है ना, जैसे
बदतमीज, एक सबसे बड़ा बदतमीज एक आते हैं एकदम, वो समझ जाओ आप। तो बस वही वाले थे लोग भाई, मतलब शूज उतरवा दिए, ठीक है। इंसान अपनी सब एसेसरी से रख रहा है, उसी ट्रे में बैग भी जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्रे अलग ट्रे में जा रही है, ये बैग अलग में जा रहा है। तो समझ में आता है कि स्कैनिंग के लिए प्रोसेस अलग अलग है। अब जब बैग उसी में ही जा रहा है तो भाई बैग में ही रखे रहने दो ना सब, है? बट नहीं, वो भी उन्होंने निकलवा दिया। उसके बाद शूज भी उतरवा दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर के आ गए, दिल्ली से वियतनाम आ गए, इंटरनेशनल ट्रिप पर आ गए, ठीक है। तो हमारे शूज नहीं चेक करे गए, हमारा मतलब इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर है ना दिक्कत थी, चलो कोई बात नहीं, वो भी चलो एडजस्ट हो जाता है। भाई मेरे को थोड़ी मेडिकल इंजरी है, तो इस समय मैं एक बेल्ट बांधा हूँ, जो कि मेरे एब्डोमेन वाली वो जो बेल्ट आती है नॉर्मली, आपने सबकी देखी होगी, जिन्हें मतलब स्पाइन में या फिर डिस्क वगैरह हो जाती है तो लगानी पड़ती है। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल हर 10 में से 3 लोग लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी 1-2 लोग और थे। बट भाई उसकी बेल्ट तक उसने उतरवा करके देखी मुझे 2 बारी, अंदर बाहर सिक्योरिटी वाला एक गेट नहीं होता जिसमें आवाज आती है, भाई उसमें 2-3 बारी अंदर बाहर करवाया कि नहीं, एक बारी फिर से, एक बारी। अबे यार क्या पागल हो, इंसानियत नहीं है तुम्हें किसी चीज की? मतलब मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से पहुंचे तो भाई हर जगह पहुंचे। ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बाहर के देश के लोग देख लिए, अब आपने गलत तरीके से जज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो भाई, अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम अपनी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बनाओ उस तरीके से, अपनी एक टीम बैठाओ, बढ़िया है। ये क्या यहाँ पर एकदम, मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी उन्हें पता होगा भाई, दिल्ली एयरपोर्ट में हमारी एग्जैक्ट यही बातचीत हुई थी। एयर ऑफिसर से भी, जो चेक इन बैग करवाते हैं, इन सब लोगों से बात हुई कि आप लोग किस तरीके से पैटर्न देखते हो या किस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी है, इसका मतलब ये कि इनकी सिक्योरिटी वीक है। एक्चुअल बात ये है, उसने मुझे बताया कि ऐसा नहीं कि आपको क्या लग रहा है कि सिक्योरिटी नहीं हो रही है या कोई चेकिंग नहीं हो रही, सब चेकिंग हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा लूप है भाई, बहुत बड़ा। जो आप जिस नेटवर्क को सोच रहे हो, ये जहां तक आपकी सोच जा रही है वो बहुत छोटी है, आप सोच भी नहीं सकते वहां तक ये लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं, देख चुके हैं। मेरे पीछे का व्यू चेक आउट करो, ये क्या शानदार व्यू आ रहा था एयरपोर्ट से। बढ़िया माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में ये कुछ स्टोर्स है जहाँ पर आपको कैंडीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल एक बार चेक करते हैं इसका रेट क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेड इन जापान, वियतनाम में भाई मेड इन जापान चीजें मिल रही है। और वो भी कितने भाग है ये, 259 VND। ओके, टेडीज वगैरह भी रखे हुए हैं वैसे तो यहाँ पर। टाइगर बाम मैंने वहाँ पर भाई पूछा था तो ओरिजिनल वाला जो होता है वो 100 वियतनामी डॉलर का दे रही थी वो इन मार्केट, बट हियर इट इज 190। फिलहाल लकी कैफे फास्ट फूड इंडियन देखते हैं भाई, कहीं पर इंडियन मिलेगा क्या। यहाँ पर इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एयरपोर्ट पर भी कई सारी ऐसे है जो कि कॉन्टिनेंटल जहाँ मिलता है, जहाँ पर इंटरनेशनल आपको कई सारी क्विजीन देखने को मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट ज्यादातर हर जगह इंडियंस ट्रैवल करते हैं आजकल, और फॉरेनर्स भी मैंने देखे, ज्यादातर लोग जो है वो भी इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर सिटी में खाना खा रहे थे जाकर के। तो क्या यहाँ पर भी होना चाहिए? नहीं भाई, स्टारबक्स तो दिख गया। अब स्टारबक्स तो खैर चलो यहाँ पर काफी हद तक कॉमन होगा, जस्ट बिकॉज कॉफी के यहाँ पर बहुत शौकीन है, इनफैक्ट ड्रिंक्स के यहाँ पर बहुत शौकीन है। सोमो, सोमार्ट, ओके, कोइन, लकी गिफ्ट शॉप, इट इज अ गिफ्ट शॉप, ओके। प्रिंगल्स जैसे यहाँ पर जो है वो जैकर्स मिल रहे हैं, अपने वहाँ लगभग 100 रुपए का मिलता है। लेट्स सी जहाँ पर क्या रेट होगा इसका, 95 इकोनॉमिक डॉलर। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 9 को 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 4 लगभग 400 रुपीज का, 400 रुपए का भाई वो चिप्स था। यहाँ पर आप हैनिकन, चाइगन बियर, कई सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो, बट दे आर एक्चुअली नॉट अडेप्टिंग एनीवेयर एन इंडियन फूड। और क्या आपको दिखाई दे, वियतनाम वेट जेट की फ्लाइट है जो कि हनोई से दानांग जाएगी। लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट है, 2:05 पर है, और 1.5 घंटे की फ्लाइट होने की वजह से लगभग 3:30 बजे पहुंच जाएगी। लेकिन से वैसे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वेट जेट का काफी ज्यादा बुरा जाता है लोगों को। हम तो खैर एयर इंडिया लेकर के आए थे, क्या एमिनिटीज क्या फैसिलिटीज मिली थी वो आप पिछले ब्लॉग में जाकर के देख सकते हो। इस ब्लॉग में वेट जेट का कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आपको पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहना है एंड तक। अभी मैं अपने चेकिंग की लाइन में, तो भाई मैंने यहाँ पर गौर करी है चीज कि यहाँ पर शूज भी लोग उतार करके जा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। मतलब हम इंटरनेशनल आए हैं दिल्ली से वियतनाम, हमने वहाँ पर शूज नहीं उतारे, हमसे वहाँ पर शूज उतारने में बाबरी ट्रे जरूर रखी हुई थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ट्रे नहीं थी, शूज की अलग और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अलग थी, बट शूज पर रखवा रहे हैं भाई। मतलब यहाँ तो क्या भाई इंडिया में सिक्योरिटी कम है या फिर क्या? वो लोग मतलब हुलिये से पहचान लेते हैं कुछ ज्यादा, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। इंसान को होलिये से, इंसान की शक्ल से, इनफैक्ट इससे भी पहले से, तो काफ़ी बहुत पहले से ट्रैक कर लेते हैं। मुझे जितना लगता है कि इंडिया वाले इनसे ज़्यादा तेज है। मतलब ये सब चीज़ें बताने में लग रहा होगा कि यार यहाँ की सिक्योरिटी सही है, सब चीज़ें सही है, बट भाई नॉर्मल पीपल को क्यों ऐसे परेशान करना? जिन्हें पकड़ने वाले हो या जो ये सब चीज़ें करते हैं वो ऑलरेडी वियतनाम आ चुका है। तुम बताओ, मेरी दिल्ली पे चेकिंग नहीं हुई, मैं वियतनाम आ गया और मैं कुछ ऐसा ले आया, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से जब डोमेस्टिक जा रहा हूँ तब मेरी चेकिंग हो रही है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? अब मैंने वही धैपुला कर दिया अगर वियतनाम में, फिर ऑलरेडी हनोई में दिल्ली से आकर के कोई क्या कर लेगा? तो ये चीज़ मुझे तो भाई टोटल मतलब
समझ में नहीं आई और डिस्गस्टिंग लगी, बट यार कौन बार बार जूते उतारता रहे फिर आगे जाकर के पहनता रहे। क्या कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे तो जाने नहीं देंगे। तो फिलहाल अगर अभी तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जा रहे हैं हनोई से दानांग और फ्लाइट वेजेट का कैसा एक्सपीरियंस है भाई? बहुत ज़्यादा बुराई तो सुनी है अभी तक, बट एक्चुअल में कैसा एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक में कैसा है ये देख। इंटरनेशनल में तो बहुत ज़्यादा लेट होती है फ्लाइट, बिल्कुल भी नहीं करना, तो हमने भी नहीं करी थी। हम एयर इंडिया से आए, उसका भी अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो जा करके चैनल पर चेकआउट कर लो, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज सब चीज़ें उस पर डिस्क्रिप्शन बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, तो देखो और वियतनाम ट्रैवल सीरीज में बने रहो। फिलहाल भी हम चेकिंग करा कहीं चलते हैं घर वाले के पास, शायद उन्होंने कुछ ऑर्डर किया है। ओह ये वो लोग आ रहे हैं यहीं पर ही, वो लोग तो आ रहे हैं। इट्स ऑलरेडी 1:46 और हमारी 2:05 की फ्लाइट है, तो हम निकल चुके हैं। अपनी चेक इन सिक्योरिटी सब चीज़ें क्लियर करवा करके। भाई नज़ारा देखो पहले तो, शानदार नज़ारा हो रहा है। फोटो हम चल चुके हैं अपने प्लेन की तरफ एंड हियर इज द बस जिससे हमें जाना है, बिकॉज ये डोमेस्टिक है तो ज्यादा बड़ा प्लेन होगा नहीं। और भाई यहाँ पर एक्सीलेटर भी नहीं दे रखे हैं। आप ये देखो, गरीबी देखो, मतलब वियतनाम भाई लोग कहते हैं बड़ा देश है या टेक्नोलॉजी ज्यादा है। भाई टेक्नोलॉजी देख लो, ये रही टेक्नोलॉजी। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है। शायद हम जा रहे हैं दानांग की तरफ, इस तरीके से आपको पता। बस में काफी ज्यादा भीड़ है, मैं आपको प्लेन में पहुंच करके ही वीडियो बना दो। और अब माइट भी अपडेट को देंगे। यही वेजेट का एयरप्लेन है। फिलहाल मेरी सीट का नंबर भाई मुझे पता चल गया 40F है एंड भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले नंबर देखने में लग गया था। पासपोर्ट मैंने बैग में रख लिया था। ये लोग तो कैबिन में ही काफी वेट लेकर के चल रहे हैं। हाँ भाई डायरेक्ट अंदर आना ज़्यादा सही था। भाई मेरी मिडिल सीट है और ग्लास एरिया भी काफ़ी छोटा ही है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है और इकोनॉमी है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेग रूम भी वगैरह भी नहीं है। बहुत सारे नमूने देखे, बहुत सारे मतलब रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत बहुत लोगों के बुरे एक्सपीरियंस रहे। मैंने इसीलिए इंटरनेशनल में वो नहीं करवाई थी। भले ही चाहे वापस जाने की हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, भले ही लेट हो जाए वो तो अच्छी बात है। यहाँ पर रहना चाहते हैं इंसान, और मुझे लगता नहीं है कि इस फ्लाइट में मेरे को कुछ खाने के लिए मिलेगा। बाकी अगर बात करी जाए प्राइसिंग की, तो आपको नॉर्मली जब इंडिया से वियतनाम आते हैं तो एक नॉर्मल वीज़ा बनता है जो कि 3 से 3,500 रुपये का। BFS से नहीं बनता है, आपकी ट्रैवल एजेंट या किसी के थ्रू बनवा सकते हैं। मैंने भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बनवाया था, बहुत ईजीली लग जाता है वीज़ा, 4 से 5 दिन में आ जाता है। अब फोकॉक डायरेक्टली जा रहे हो तो वीज़ा नहीं लगता है, वो बात सही है, बट फोकॉक डायरेक्टली कोई ना फ्लाइट जाती है नहीं आती है। 2:13 हो रहा है, 2:05 का इसका टिकट का टाइम था, तो 26। नहीं बच्चे के पता नहीं क्या लगा पता नहीं, शायद अब धूप इतनी तेज नहीं आ रही है और वी कैन जस्ट ओपन दिस विंडो। तो मैंने ये खोल लिया है। Our plane is really ready for takeoff. बराबर में ही लोकल ऑफ वियतनाम ओनली, और इनमें से किसी को भी भाई इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। हनोई में तो बिल्कुल भी नहीं। हो ची मिन्ह मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना कि हो ची मिन्ह में ज़्यादातर लोगों को आती है, बिकॉज वहाँ पर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर एजुकेशन करवाई जाती है, बट एजुकेशन में इंग्लिश कंपलसरी नहीं। बट अब जो है वो धीरे धीरे कंपलसरी करी गई है, सो दैट हर बच्चे को पता चल जाए। ये टेक ऑफ करते हुए भाई, ये क्योंकि प्लेन काफ़ी छोटा है तो ये काफ़ी फील हो पा रहा है इंक्लाइन, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। आप देख सकते हो भाई क्या तो व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। वियतनाम
beautiful Hanoi. What a view. Guys, what a view. Nice. And मेरा हाथ इस वजह से हिल रहा है क्योंकि सच में भाई मतलब टर्बुलेंस थोड़ा सा महसूस हो रहा है। नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर हो भाई। तो सच में और ऊपर जा रहे हैं। इंक्लाइन पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है बट काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है ये। बादलों के ऊपर लेकर के जा रहा है अभी। इतना हाथ अगर हिल रहा है तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आईफोन के अंदर ऑलरेडी इतनी स्टेबिलिटी होती है। मेरे कान दबा हुआ है भाई, ऐसा फील हो पा रहा है कि बार बार कुछ निकलने को मिल जाए। आई थिंक अभी मैं 2-4 मिनट में जब थोड़ा सा पानी पीऊँगा तो सही फील करने लगूंगा। आप भी जब भी कभी फ्लाइट में बैठे हैं और आपको कानों में दबाव महसूस हो रहा या तो आप इंस्टेंट पहले उससे कोई ईयरफोन वगैरह यूज़ करें, अगर नहीं तो फिर आप बाद में भी जो है वो पानी वगैरह पी करके इसे सही कर सकते हैं। सॉलो करते रहें अपना। और इनफैक्ट अगर आपको दबाव महसूस हो रहा है तो कभी भी ये ना सोचें कि नहीं मैं बिना ऐसे ही सही हो जाऊंगा, मतलब क्यों ही कान पे फ़र्क पड़ने देना है। भाई आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब ये छोटा प्लेन है तो कितना ज़्यादा घूम कर रहा है भाई। ये तो अमेजिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं हेलीकॉप्टर चला रहे जाने क्या चला रहे हैं यार। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बहुत गलत सी मतलब सोचा नहीं था कि इस तरीके का भी फन होगा यहाँ पर मतलब हनोई में इस फ्लाइट पे। मुझे तो लगा था कि ये नॉर्मल फ्लाइट होने वाली है भाई, ये तो एडवेंचरस हो गया। मतलब क्या यही चीज़ नहीं देते हैं क्या? ये भी एक अम्यूज़मेंट पार्क हो गया भाई। हनोई नोई बे अम्यूज़मेंट पार्क भाई बहुत गंदा टर्बुलेंस महसूस हो रहा है। हम यहाँ पर चला ही रहा है, आप सुन सकते हो। इट इज़ नॉट कि मैं सिर्फ मज़े के लिए बोल रहा हूँ या मजाक के लिए बोल रहा हूँ। हम सब फील कर पा रहे हैं ये पूरा प्लेन भाई, कभी यूँ कभी यूँ। और वीडियोग्राफी तक अच्छी लग रही है और ये सब चीज़ें भाई क्योंकि बहुत फट रही है। लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं अगली वीडियो बने ना बने, आए ना आए, ये वीडियो तो आ जाएगी क्योंकि ये वीडियो मैं लैंड करने से पहले पोस्ट कर दूंगा। एक्चुअली द मोस्ट एडवेंचरस फ्लाइट या मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस वाली फ्लाइट मैंने यहाँ हनोई में आज फील करी है। ये वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये यहाँ की एक ओशियन पार्क सोसाइटी है जो कि नंबर 1 सोसाइटी है हनोई की और काफ़ी अच्छी लगती है। रात में इसकी जो बिल्डिंग्स हैं उसके कलर वगैरह भी चेंज होते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल बीच बना हुआ है बीचों बीच सोसाइटी में। ये लोग कुछ मील लेकर के तो आए हैं बट इसमें इंस्टेंट नूडल्स हैं और बस कॉफ़ी है जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है। और वही इंस्टेंट नूडल्स तो बस अपने इंडिया के मैगी वाले ही सही होते हैं, तो यहाँ की क्या ही सही होंगे। वैसे तो खैर हमने बोला नहीं है, हमारे मुझे लगता नहीं कि हमारी टिकट्स में होंगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी बोल रखे उन्हीं के साथ होगा कि था। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना आपको मिलता नहीं है, बट अगर आप चाहो तो अपने टिकट में नहीं तो आप इस तरीके से हमें पता चल पा रहा है कि हाँ हम दानांग आ चुके हैं। नीचे आप अगर देख पा रहे हो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हो और मैं बता दूँ ये पहाड़ कोई कुछ नहीं दिखाई, ये माना है अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट लैंडिंग का टाइम भी हो चुका है, 3:27। वही भी जो प्लेन है बीच बीच में ट्रेन जैसी आवाज़ कर रहा था, जैसे कि ब्रेक जब लगते हैं तो ड्रम की आवाज़ आती है ना कई बार वैसे लोहे लगेगी काफ़ी तेज, तो वैसी आवाज़ है। फाइनली वी आर इन दानांग नाउ। कैसा डिक्लाइन होने की भी इसमें की हिम्मत और बाकी बस टेबल दे रखी थी, कुछ मैगजीन्स वाटर बॉटल में अपने आप लेकर के आया था, बस दैट्स इट। पानी तक नहीं दिया गया फ्री में। भाई हम अपने साथ ही बैठा हुआ था और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। ही इज़ फ्रॉम तुर्की एंड हमारी बातचीत हुई। हमने प्रेसिडेंट के बारे में भी जाना, वहाँ के वो दूसरी पार्टी से हैं जिन्हें भाई ने वोट नहीं किया, बट हाँ अब वो भी उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज अभी थाईलैंड से होकर के
पहले हनोई आया और हनोई से अब दानांग और दानांग से हो ची मिन के बाद वो मलेशिया रहने वाले हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ आए। वेल अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ पर भी शायद थोड़ा गर्मी टेम्परेचर होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम एंड करेंगे जैसे ही हम अपना लगेज लेंगे और एयरपोर्ट से निकलेंगे। फ्लाइट का एक्सपीरियंस सही रहा, वहाँ से लेट हुई थी आधे घंटे लगभग, मतलब लेट नहीं कह सकते उसे, हम बैठ चुके थे फ्लाइट में। फ्लाइट टेक ऑफ थोड़ा लेट करा गया था, बट शायद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पास है तो इस वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई और ऑन टाइम हम पहुँच चुके हैं। 3:43 हो रहा है, 3:41 पे उन्होंने लैंड करा दिया था। वही बात है कि बाद में और पहले उन्होंने टाइम ऐसा ले लिया जो टाइम थोड़ा वेस्ट होता है भाई। तो अपना अगर आप एकदम पैक शेड्यूल लेकर के चलोगे तो आपको हो सकता है दिक्कत हो, थोड़ा सा टाइम बना कर चलना। जैसे कि हमारा आज का दिन पूरी तरीके से फ्री है, हम चाहें तो आसपास एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें कहीं होयान जाना है या फिर सिटी टूर करना ही करना है। वो सिर्फ भीड़ ज़्यादा लग रही है और एरिया कम लग रहा है। जस्ट हम एंटर हुए हैं एयरपोर्ट में। ओके, रेस्ट रूम के लिए भीड़ है क्या इतनी? ओफो, इतनी भीड़ भाई। इन लोगों को एक तो इंग्लिश पता नहीं है, तो ये लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और भाई लो एलिवेटर भी, एक्सकलेटर सॉरी, ये कैसा होने वाला है? बैगेज क्लेम करने के लिए हमें लेफ्ट में दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक्सकलेटर से उतर के आए जो कि चल नहीं रहा था। रेस्ट रूम यहाँ पर भी बना हुआ है, पता नहीं वहाँ पर क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है। लोगों को एकदम फ्लाइट से उतरते ही जाना है। फिलहाल फर्स्ट एड के लिए भी यहाँ पर रूम बना रखा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये एयरपोर्ट, बाकी फ़्लाइट सही है। 6:30 से लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये की आपको पड़ जाएगी जो इंटरनल फ़्लाइट्स हैं। और जो अगर आपको इंडिया से वेतरान आना है, वेतरान से इंडिया जाना है, वो आपको पेयर पड़ सकता है 26 से 32-33 हज़ार रुपये तक का। और कई बारी वो 40 हज़ार रुपये तक का भी चला जाता है, जिस तरीके से हमें 40-40 हज़ार रुपये, सॉरी गलत बोल गया मैं। और बात को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर लें। फिलहाल अभी जैसे ये बैगेज आ रहा है और मैं लास्ट व्लॉग हमने बनाया हनोई से किस तरीके से दनांग आए और वेट जेट फ्लाइट का कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके का हनोई एयरपोर्ट हमें डोमेस्टिक वाला लगा, किस तरीके का हमें डोमेस्टिक का दानांग का एयरपोर्ट लगा। फिलहाल अभी हम दानांग एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं अपने होटल म्योंग थांग लग्जरी सोंदा करके कोई एक होटल है, वहाँ पर जा रहे हैं।